राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत अब हमारे साथ हैं। गहलोत साहब, एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी की बर्खास्तगी को लेकर के जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं उसको लेकर के बीजेपी खासी हमलावर है कांग्रेस पार्टी पे। उनका ये कहना है, सबसे पहला सवाल, अगर वो बर्खास्त हुए हैं तो अदालत क्यों नहीं जाते हैं जल्दी से। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के भी जो विपक्ष में अलग अलग दल थे जो कांग्रेस के साथ नहीं दिखते थे वो अब कांग्रेस के साथ दिख रहे हैं। क्या संदेश निकाला जाए या समझा जाए इससे? देखिए, ये तो एक षड्यंत्र के अंतर्गत ही उनको डिस्कशन किया गया है। कोर्ट का तो नाम है, परंतु जब वो भारत जोड़ो यात्रा कामयाब हुई तभी से षड्यंत्र हो गया था। और मैं समझता हूँ कि उसी का फॉल आउट है कि आप देखिए कि यहाँ तक बात पहुंच गई। वरना कोई कारण नहीं था कि आप उनको कह रहे हो कि अब माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, और हाउस सत्ता पर खुद ही चलने नहीं दे रहा था। ये पहली बार देखा मैंने। और माफी मांगने के बाद तो एक बार हाउस में वो जवाब दे देते जो उनके खिलाफ में आरोप लगाए गए थे, तो उनका नियमों के अनुसार भी उनका हक बनता था कि वो एक बार जवाब देते हाउस के अंदर। और उसके बाद में फिर कहते नहीं हम आपका जवाब संतुष्ट नहीं, माफी मांगो। वो भी नहीं, आपने उनको बोलने ही अलाउ नहीं किया। ये भी षड्यंत्र था। तो ये पूरी जो घटनाक्रम है, मैं उसको मानता हूं कि राहुल गांधी कोई घबराने वाले नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि मैं चाहे हाउस में रहूं या नहीं रहूं, मैं देश की आवाज बन के बोलता रहूंगा। रणनीति का मामला हो और चाहे चार मुद्दे थे, महंगाई, बेरोजगारी, नॉन वायलेंस और अमीर गरीब के बीच में खाई का, ये पांचों मुद्दे चलते रहेंगे और कोई रोकने वाला नहीं है। इस पर अशोक जी एक सवाल ये है कि ये फैसला भारतीय जनता पार्टी कहती है उन्होंने थोड़ी लिया है, ये तो अदालती फैसला है और ये प्रक्रिया है कि अगर आप 2 साल से ज्यादा आपका कन्विक्शन होगा तो आप सदस्यता आपकी बर्खास्त हो जाएगी और ऊंची अदालत में आप जाकर के इसको चुनौती भी दे सकते हैं। बीजेपी कहती है वो चुनौती क्यों नहीं दे रहे हैं आप? क्या आप भूनना चाहते हैं इस मुद्दे को? ये भी उनको कष्ट हो रहा है बीजेपी को। ये चिंता तो कांग्रेस को होनी चाहिए, उनकी लीगल टीम को होनी चाहिए कि किस प्रकार से और कब चुनौती देनी है या क्या करना हो, तो वो बताएंगे आपको। पर मेरा मानना है कि जिस प्रकार से ये जो घटनाक्रम है कि किस प्रकार हाईकोर्ट में जाके रोक लगाई गई कि नहीं अभी इसकी सुनवाई मत करो, ये पहली बार हो रहा कि जो जो प्रार्थी था, जिसने जिसने केस दायर किया, एफआईआर लॉन्च करवाई, वही हाईकोर्ट में जाके रोक लगा दी कि नहीं अभी आप इसको सुनवाई मत करो। और जैसे ही उनको शूट किया, तो शूट क्यों किया, इसकी जांच होनी चाहिए। और उसको सुनवाई के लिए केस को वापस विड्रॉ कर लिया अपने आप में। ये बहुत बड़ी घटना है अपने आप के अंदर। अशोक गहलोत जी, आगे क्या? सबसे बड़ी बात यह है, देखिए विपक्षी एकता के लिए कहा जाता है कि कई बार ऐसे प्रयास पहले हुए हैं, हम साथ साथ हैं करके हाथ भी लोगों ने ऊपर किए, लेकिन उसके बाद फिर वो कहीं ए टीम बी टीम के ताने के बीच में विपक्षी एकता दब करके रह गई। ये 2024 तक ये एकता चल पाएगी? देखिए, ये तो शुभ संकेत है कि चलो राहुल गांधी जी के कारण ही सही, कम से कम जो देश में जो हालात बने हुए हैं ना, लोकतंत्र कहाँ रह गया है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है और देश की दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। पूरे देश का इंटेलेक्चुअल, साहित्यकार, लेखक, पत्रकार मैं बराबर सुनता रहता हूँ और जो प्लेटफॉर्म बने हुए उनको मैं देखता हूँ, तो सब लोग चिंतित थे और बहुत हिम्मत दिखा रहे। वो भी हिम्मत के साथ में वो बहस भी कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है, कम से कम देश में अभी तक भी लोग ऐसे हैं, आप सबके मीडिया वाले लोग भी हैं। हालांकि आप लोग आपके लोग मालिक लोग घबराए हुए हैं, उनको ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का डर लगता है, इसलिए गोदी मीडिया कहलाने की जरूरत क्यों पड़ी। परंतु जो कुछ भी हो रहा है, ये भी एक घटना, 2 साल की सजा जो है आज तक किसी को नहीं मिली। और जहां तक आप अपोजिशन की बात करते हैं, ये तो कभी न कभी होना ही था। चुनाव के पहले पहले जो हालात बन गए हैं, वो तो पब्लिक का दबाव भी सब पे ऐसा पड़ता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई हो। अल्टीमेटली पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, देश के हित के अंदर सबको नजदीक आना ही था, आना ही चाहिए। अभी मेरा मानना है कि ये देश हित के अंदर है
और जनता का दबाव भी पड़ेगा सब पे कि आप सब आगे भूल जाइएगा, आगे क्या होगा। अभी आप जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, इनका कोई विश्वास नहीं लोकतंत्र के अंदर। ये फासिस्टी विचारधारा के लोग हैं, इनको हटाना जरूरी है। इसलिए इनको एक होना ही था, और अभी होने लगे हैं, बहुत शुभ संकेत है। नहीं, ये जो आपने बात बोली अशोक जी कि देश हित में सब लोग जो हैं वो साथ हो गए और ये होना ही था, लेकिन अक्सर विपक्ष में जो और छोटे दल हैं उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी का रवैया दबाव बनाने का रहता है, हमेशा बड़ा बिग ब्रदर बनने का रहता है कि मेरी ही मर्जी चले और मेरा ही तरीका सही विपक्ष में रहने का और मैं ही केंद्र में रहूं। तो आपको लगता है ये अड़चनें आगे नहीं आएंगी? और अगर सबको एक आना चाहिए, उसमें कांग्रेस को भी ये बात समझनी चाहिए। देखिए, जहां तक मेरा अनुभव कहता है, कांग्रेस का रवैया कभी भी नहीं रहा है। कांग्रेस की तो जो महात्मा गांधी के जमाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद के जमाने की जो नीति, सिद्धांत, जो कार्यक्रम है, चाहे वो लोकतंत्र, समाजवाद या धर्मनिरपेक्षता की बात हो, और चाहे अम्बेडकर साहब के संविधान की बात हो, उस पर चलती आई है। और ये आरोप को इक्का दुक्का लोगों ने लगा दिए होंगे। देश इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने ये अपना रवैया कभी नहीं रखा है, ना रखेगी। अशोक जी, एक आपने संभवतः एक बयान सुना होगा प्रधानमंत्री का, जब वो उद्घाटन कर रहे थे बीजेपी की नई बिल्डिंग का। वो ये कह रहे थे कि ये सब लोग जो हैं भ्रष्ट लोग एक गठबंधन बना रहे हैं, कोalition ऑफ करप्ट। इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं अनफॉर्चुनेटली देखता हूं कि प्रधानमंत्री जी एक शहंशाह बन गए हैं। डेमोक्रेसी के माध्यम से चुनाव में प्रधानमंत्री कभी ऐसी भाषा काम नहीं लेता विपक्ष के लिए। तमाम पार्टियां, उनमें सबको एक गठबंधन लगता है करप्ट लोगों का। ये भाषा काम लेना ही मैं समझता हूँ कि अशोभनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये भाषा काम नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि विपक्ष के बिना सत्ता क्या है। सत्ता पक्ष की तभी वैल्यू है या उसकी एग्जिस्टेंस है तब वो विपक्ष भी साथ में हो। विपक्ष का मान सम्मान तो प्रधानमंत्री को आगे बढ़ के करना चाहिए, तब जाके सम्मान उनका बढ़ता है, विपक्ष का नहीं बढ़ता है। प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी बातें निकलना मैं समझता हूँ, पता नहीं कौन उनके सलाहकार ऐसे बन गए हैं, किस प्रकार की भाषा बोलने लग गए वो। नहीं, देखिए, बिल्कुल ऐसा ही आरोप बीजेपी ने कांग्रेस के राहुल गांधी पर लगाया है कि उन्होंने मोदी सरनेम के खिलाफ जो बयान दिए उससे पूरे ओबीसी समाज को उन्होंने ठेस पहुंचाई। तो उनको भी ऐसे बयानों से बचना चाहिए। गलत है। बात सुनिए, ये बहानेबाजियां हैं। राहुल गांधी के दिलों के अंदर, मैं बहुत करीब से मैंने देखा उनको, गुजरात के अंदर भी उनके दिल के अंदर देश और देशवासियों के प्रति, गरीबों के प्रति विशेष रूप से, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हों, उनके दिल में जो भाव है वो कोई कल्पना नहीं कर सकता, कोई सोच नहीं सकता। वैसा व्यक्तित्व का धनी है वो। अब उसको आप तोड़ मरोड़ के अपने राजनीतिक लाभ के लिए कुछ भी कह दीजिए, वो अलग बात है। देखिए, जहां तक राहुल गांधी जी ने जो कहा कि ये मोदी जो है नाम के लोग, जो नीरव मोदी है या ललित मोदी हैं, और नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा, वो एक पॉलिटिकली जो लैंग्वेज होती है जिससे कि आम जनता समझ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। उन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में कोई कमेंट नहीं किया उस वक्त में। वो तो क्योंकि नरेंद्र मोदी का सरनेम मोदी है, तो कहा भाई ये क्या संयोग है कि ऐसे आरोप तो मैं समझता हूँ जब अडवाणी साहब थे या अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस जमाने में कितने आरोप लगे होंगे। कभी केस दर्ज नहीं हुआ किसी के खिलाफ में मानहानि का। ये तो एक पॉलिटिकली जो लीडर होता है, वो जब बोलता है तो उसकी पॉलिटिकल लैंग्वेज होती है जिससे कि जनता में मैसेज आए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो उनका मकसद वो था, और उसको लेके आज देखिए आप, अमित शाह जी ने नई बात 9 साल के बाद कह दी कि सीबीआई ने उनको कहा कि आप नाम ले लीजिए मोदी जी का, तो हम आपको छोड़ देंगे। तो आज राहुल गांधी के ऊपर पुलिस पहुंच गई दिल्ली की, कि श्रीनगर में क्या कहा उन्होंने महिलाओं के बारे में, भाई कि महिलाएं मुझसे मिली और उन्होंने कहा हम बहुत दुखी है, हमारे 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 खिलाफ में या हमारे साथ में जाती हुई है। तो दिल्ली की पुलिस पहुंच गई उनके घर पे, और उन्होंने कहा मैं जवाब दूंगा नोटिस का, तो फिर पहुंच गई। तो क्या अमित शाह जी ने जो कहा है कि पुलिस के या सीबीआई के अधिकारी ने उनको कहा
कि आप नाम ले लीजिए मोदी जी का तो हम आपको छोड़ देंगे, तो क्या उनके खिलाफ केस दर्ज करेगी या उनको नोटिस देगी पुलिस, दिल्ली पुलिस, और पूछेगी उनको भाई आपको किन किन अधिकारियों ने कहा, आज वो किस पोजीशन के तो अंदर है आपको लगता है कि पूछना आप नाम चाहिए ले जिस लीजिए, तरीके आपको से छोड़ देंगे हम। अशोक जी, जिस तरीके से राहुल गांधी के घर दिल्ली पुलिस पहुंची उनके बयान पर स्पष्टीकरण लेने के लिए, आपको लगता है अमित शाह का ये जो बयान आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, उस दिल्ली पुलिस को इसी विद्युत गति से उनसे भी सवाल पूछना चाहिए यस, कि भाई यही मैं कौन कह था रहा वो हूँ, अफसर? यही मैं कह रहा हूँ, कम से कम मैं यही कह रहा हूँ कि उनको चाहिए इनको नोटिस देवे तो बताइए भाई आपको किन अधिकारियों ने कहा कि आप नरेंद्र मोदी का नाम ले लीजिए तो हम आपको छोड़ देंगे। ये अगर राहुल गांधी जी के साथ में कर सकते हैं तो इनके साथ में क्यों नहीं पूछताछ करेंगे? करनी चाहिए पूछताछ। जी बिल्कुल। एक सवाल मैं अशोक जी आपसे ये पूछना चाहता था, ये जो बीजेपी का ओबीसी कार्ड ले आना, राहुल गांधी का इसको जनता तक ले जाना, ये बताना कि मेरे साथ गलत हो रहा है, जनता को किसका संदेश ज्यादा प्रभावी रूप से पहुंच रहा है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। क्योंकि देखिए इसका जो इम्तिहान है वो है चुनाव, कि जनता किसकी किसकी बात से ज्यादा कन्विंस हो रही है। कर्नाटक होगा और बाद में आपके अपने राज्य में भी चुनाव होगा, कौन अपनी बात ज्यादा प्रभावी रूप से रख पा रहा है? क्योंकि कांग्रेस पर यही आरोप रहता है कि आप बोलते तो हैं लेकिन चुनावी नतीजों में वो नजर नहीं आता। चुनावी नतीजे भी नजर आएंगे कभी न कभी, आप चिंता नहीं करें। हमने देखा, इंदिरा गांधी जी के वक्त भी देखा हमने, और वाजपेयी जी के वक्त भी देखा है। फील गुड भी हुआ है, इंडिया साइनिंग भी हुआ है, और जनता हिंदुस्तान की बहुत समझदार है। कॉमन सेंस, रॉबस्ट कॉमन सेंस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उनका है। अकल विचारी में दुनिया के किसी मुल्क से हमारी देश की जनता कमजोर नहीं है। ये इनको भ्रम जो है, अहम घमंड जो है मोदी जी को, अमित शाह जी को, ये कब उतर जाएगा पता नहीं लगेगा इन लोगों को। इनके बाद में एक सुनहरा अवसर आया था जब राहुल गांधी जी की यात्रा थी, और 4 मुद्दे थे, महंगाई के, बेरोजगारी के, नॉन वायलेंस के, और अमीर गरीबी की खाई के। उस वक्त प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए था कि विपक्ष का नेता जो कांग्रेस अध्यक्ष साहब बोल रहा है, तो इसमें इसके ऊपर कार्रवाई करूं, कोशिश करूं मैं महंगाई कम कैसे कर सकता हूं, बेरोजगारी कम कैसे मैं कर सकता हूं, नॉन वायलेंस होना जरूरी है क्योंकि तनाव बहुत भयंकर हो गया देश के अंदर। आज पत्रकार, आपके साहित्यकार लेके जेलों में बंद है, 1-1 साल तक बंद रहते हैं, 1.5 साल बाद निकलते हैं जेलों से। ऐसे हालात में उनकी ड्यूटी बनती थी कि वो कैसे माहौल ठीक करने का प्रयास करे। वो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जो राहुल गांधी जी ने उनको दी थी, उसकी उन्होंने परवाह नहीं करी, वही अहम घमंड में रहे, और पुलिस भेज दी उनके घर पे, ऊपर से राहुल जी के यहाँ पुलिस भेज दी गई। ये जो कुछ भी किया गया मैं समझता हूँ उसके नतीजे सरकार को कभी न कभी भुगतना पड़ेंगे। जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी आप टेलीविजन पर देख भी रहे होंगे, रामनवमी पर जो जुलूस निकले हैं और उससे इर्द गिर्द रामनवमी पर बहुत हिंसा देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ ही दिन पहले एक टिप्पणी की जिसमें यह बोला कि जब तक राजनीति और धर्म का घालमेल दूर नहीं होगा तब तक नफरत दूर नहीं होगी और हेट स्पीच दूर नहीं होगी। तो जो रामनवमी में हमने हिंसा देखी है उसको आप किस तरीके से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के मद्देनजर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मैं समझता हूँ स्वागत करना चाहिए कि उनका तीसरी बार उन्होंने कमेंट किया ये पिछले 2-3 महीनों के अंदर, और वो कमेंट बहुत सटीक कमेंट था, और प्रधानमंत्री मोदी जी मैं अपेक्षा करता था कि वो इसको संज्ञान लेंगे, क्योंकि जब सरकार वो आए थे उस वक्त में मॉब लिंचिंग हुई थी, राजस्थान के अंदर भी हुई थी। तब उन्होंने पहली बार कहा था कि ये जो मॉब लिंचिंग करने वाले एंटी सोशल एलिमेंट है उसका बहुत बड़ा असर पड़ा था। लोगों ने स्वागत भी किया उनके स्टेटमेंट का। उसके बाद में पता नहीं किनका दबाव उनके ऊपर पड़ा है कि उसके बाद में वो कभी नाम नहीं ले रहे उसका, इन बातों का। और आप बताइए कि जो शासन कर रहे जिस पार्टी की, उसकी जिम्मेवारी बनती है कैसे देश में शांति, प्यार, मोहब्बत रहे, आपस के अंदर भाईचारा रहे, सभी धर्मों के बीच में, सभी जातियों के बीच में। अब आप मुझे बताइए, जो अमृतपाल सिंह है जो नाम है उसका, पंजाब का, उसकी हिम्मत देखिए आप। पहली बार मैं सुन रहा हूँ किसी के मुंह से कि जब ये हिंदू राष्ट्र की बात कर सकते हैं तो मैं खालिस्तान की बात क्यों नहीं कर सकता हूँ। अगर ये रवैया रहा देश के अंदर तो फिर दक्षिण के राज्य भी
50 साल पहले बोल चुके हैं, कई तरह के अलग होने की बात कर चुके थे। तो ये कहाँ रुकेगा? ये जो जो ऐसी भावनाएं है, आज तक देश एक रहा, अखंड रहा। चाहे इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, उन्होंने अपनी जान दे दी, पर देश को एक रखा, अखंड रखा, खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए इस उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करते करते। तो आज मुल्क एक रहे, अखंड रहे, ये जिम्मेवारी सबसे ज्यादा किसकी है? नरेंद्र मोदी जी की है, पर अशोक जी, इनकी जैसे आप पार्टी की है। अमृतपाल की आपने बात की है, अमृतपाल तो भागा भागा फिर रहा है, उसको पुलिस पकड़ने की भी कोशिश कर रही है। अब वो इस तरीके के जज्बात खड़े करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि प्रशासन अपना काम कर रहा है उस पर? भागा भागा फिरना, उसको तो मैं समझता हूँ कि वहां की सरकार जो है, वो जिम्मेवारी बनती थी कि वो समय रहते हुए कार्रवाई करती। वो जो खेल चल रहा है, कभी पकड़े गए, कभी कोई कहते कि नहीं अभी डिक्लेयर नहीं किया है, ये तो पकड़े गए, अरेस्ट हो चुके हैं, कभी कहते वो तो भाग गए हैं हरियाणा के अंदर या दिल्ली के अंदर या और कहीं पर। ये तमाशा हो रहा है पूरा। इसको मैं आज भी कहना चाहूंगा आपके माध्यम से और आपके मीडिया के माध्यम से, एनडीटीवी के माध्यम से, भारत सरकार को भी और पंजाब सरकार को भी बहुत गंभीरता से लेना चाहिए इसको, वरना नुकसान हो जाएगा आने वाले वक्त नहीं, ये में। अभी थोड़ी देर पहले भुगत अशोक चुके जी हैं। आपने ये जो बात बोली कि एक कह रहा है कि जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र हो रहा है वैसे ही खालिस्तान की बात, ऐसे और लोग भी बोल सकते हैं। ये जो सेंटिमेंट जो लोग बोल रहे हैं, इस सेंटिमेंट को सुधारने की जिम्मेदारी किसकी? इसको कौन रोकेगा? देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो है कि मैंने कहा ना आपको, पहली बात तो है कि खुद सुधरे। सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, बीजेपी है या आरएसएस के लोग हैं, पहले अपना वो सुधारे, हिंदू राष्ट्र की बात करना छोड़े। ये मुल्क जो है पूरी दुनिया के अंदर इसका सम्मान होता है, तो इसलिए होता है हिंदुस्तान गांधी का देश है, नंबर 1। हिंदुस्तान सबसे बड़े लोकतांत्रिक मुल्क है, नंबर 2। और हिंदुस्तान जो है सबको साथ लेके चलता है। तो आपका सभी ये धर्मों मानना को, है सभी कि अगर जातियों हिंदू को, राष्ट्र की बात हो रही वर्गों है, को। इसी वजह से लोग खालिस्तान की बात कर रहे हैं या अलगाववाद की बात कर रहे हैं? मैं ही कह रहा हूं कि दुनिया के मुल्कों में सम्मान इसलिए है कि ये मुल्क जो है धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए हिंदुस्तान का मान सम्मान होता है। यहाँ पर जब से ये हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे हैं और लोगों को आतंक का एक समय आते आते आरएसएस और बीजेपी मिलकर के हिंदू राष्ट्र की बात आगे बढ़ाएंगे, ये माहौल बनना ही खतरनाक है। उसके लिए आप देखिए, फॉलोआउट के रूप में कमलपाल सिंह ने जो ये बात कही है, हिंदू राष्ट्र की बात हो सकती है, खालिस्तान की बात क्यों नहीं हो सकती? पहली बार उठी इस प्रकार की बात। भिंडरा वाले भी थे, ये बात उन्होंने कभी नहीं कही होगी। तो ये जो स्थिति बनी है देश के अंदर, ये बहुत खतरनाक स्थिति बनती जा रही है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी की बनती है किस प्रकार से इन स्थितियों को ठीक करे और कंट्रोल में रखे। मेरा आखिरी सवाल आपसे अशोक गहलोत जी, एक आपके राज्य से जुड़ा हुआ मसला है जिसको यहाँ पर एनडीटीवी में हमने रिपोर्ट भी किया। एक बहुत ही विचित्र सी स्थिति है जो मेडिकल इमरजेंसी हो गई है, जहां पर बहुत सारे प्राइवेट डॉक्टर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक्स हड़ताल पर चले गए। उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था ठप कर दी, ये बोल के कि आपने जबरन एक राइट टू हेल्थ कानून ले आए आप, जिससे आप अपना काम उनके ऊपर मढ़ रहे हैं, थोप रहे हैं, और जो राज्य के अस्पताल हैं उन पर ज्यादा बोझ पड़ रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये राइट टू हेल्थ हमारे मैनिफेस्टो में था, इनको मालूम है। अभी जब असेंबली में प्रस्तुत हुआ, इनकी रिक्वेस्ट पे हमने सेनेट कमेटी में दिया उसको। उसके बाद में डॉक्टरों की टीम के साथ बैठ करके चर्चा करके जो सुझाव दिए गए थे, वो तमाम सुझाव सरकार ने स्वीकार किए। उसके बाद पुणे पेश हुआ असेंबली के अंदर, और सब पक्ष विपक्ष ने पास किया इसको। अचानक ही 3-4 जो लोग थे, डॉक्टर लोग, जो विचारधारा से हो सकता अलग हों, और ये चुनावी साल भी है, इन जो टीम आई थी, ऑल इंडिया की टीम आई थी इनके एसोसिएशन की, यहाँ आए, हमारे लोगों से नहीं मिले वादा करके भी, और राज्यपाल महोदय से मिलके वापस चले गए। मेरा मानना है उन्होंने भड़का के चले गए होंगे वो। ये दुखद बात है कि आज प्राइवेट सेक्टर को हम पूरा प्रोत्साहन दे रहे हैं। आज 25 लाख का बीमा हमने किया है, जो हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है, चिरंजीवी योजना के नाम से। 10 लाख का दुर्घटना बीमा उसी के अंदर है, जो भी कहीं नहीं हिंदुस्तान के अंदर। शानदार हमारे यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी क्रिएट हुई है कोरोना के अंदर, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हुआ है। नंबर 1 थे हम लोग।
हमारे भीलवाड़ा मॉडल का नाम दुनिया में WHO तक गया। ऐसे वक्त में मैंने इनसे बार बार अपील की है कि आपको जब नियम कानून बनाएंगे, कायदे बनाएंगे इसके एक्ट के, उस वक्त छोटी मोटी आपकी और कोई समस्या हुई तो हल कर देंगे। वह अशोक ये जी समझते हुए आप समझना नहीं चाहते हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित हैं, ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, हड़ताल हो रही है? इनके देखिए, सब डॉक्टर होते नहीं उसके अंदर, पर क्योंकि आप उनको गद्दार कहो जिन्होंने सरकार से बातचीत करी, उन लोगों को अगर आप गद्दार करने लग जाओगे तो आप जानते हो कि गलतफहमी पैदा कर दी गई कि आई का हॉस्पिटल है, इमरजेंसी के नाम पे वो हार्ट का ऑपरेशन करा जाए, कैसे करेगा ऑपरेशन? क्या हम जानते नहीं इस बात को कि हार्ट वाला हार्ट में जाएगा, आई वाला आई में जाएगा? इस प्रकार की गलतफहमी पैदा कर दी पब्लिक के अंदर, करना चाहते हैं लोग। डॉक्टरों के अंदर कर दी गलतफहमी, पता नहीं लागू होते ही आपके ऊपर क्या क्या बीतेगी। जबकि मैंने क्लियर किया है, अपील जारी करी है, विज्ञापन दिए समझाने के लिए, समझ भी रहे हैं। आधे से अधिक लोग कल हॉस्पिटल ज्वाइन भी किए वापस, और कुछ लोग हैं जो कि हठधर्मिता अपनाए हुए हैं। मैं उनसे बार बार अपील करता हूँ कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर आपको लोग भगवान मानते हैं, इसलिए मानते हैं क्या कि आप उनकी जान ले लो। मेरा उसी लेकिन के आखिरी लिए सवाल है अशोक जी, क्या ये राइट टू हेल्थ उनका ये मांग है कि ये आप ये वाला राइट टू हेल्थ वापस लीजिए? तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप अपना ये कानून वापस लेंगे? वापस क्यों लेंगे हम लोग? ये तो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर पब्लिक तो वेलकम कर रही है। उनके कोई सुझाव है कि क्या तकलीफ आने वाली, उनको हम ठीक कर देंगे। जब इसके रूल्स बनेंगे तो ठीक हो सकते हैं। ठीक। अशोक गहलोत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद आपका भी।